सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। 16 अक्टूबर बस आने ही को है और पहला ये मार्का होने जा रहा है, पहला मैच होने जा रहा है सीरीज़ का इमरान खान कप्तान और अपोजिशन पीडीएम के दरमियान। और इसकी तैयारियां दोनों तरफ से ये कहा जाए कि खुफिया रखी जा रही हैं तो गलत नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून भी क्या चालें चलने वाली है वो भी खुफिया रखा जा रहा है, किसको क्या टास्क दिया जा रहा है खुफिया रखने की कोशिश हो रही है। मरियम नवाज साहिबा रैली की सूरत में होंगी, काफिला होगा, किस तरह से यहाँ पर पहुँचेंगी, इस बारे में भी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा बातें बाहर ना आ सकें। फजलुर रहमान साहब अपनी पार्टी को लीड करेंगे, बिलावल साहब भी अपनी पार्टी को लीड करते हुए गुजरांवाला में मैदान सजाएंगे। हुकूमत ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। एक तो ये चाल चली है कि इजलास बुला लिया है कौमी असम्बली का और अब MNAs वहाँ अगर नहीं पहुँचेंगे तो फिर वो उनके लिए भी मसाइल हैं, क्योंकि अगर हाज़िरी लगेगी तो उतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो क्या अब MNAs असम्बली में नहीं जाएंगे, अपोजिशन के साथ ही वहाँ पर जाएंगे? कौन कौन जाएगा? इसके साथ इमरान खान साहब भी इजलास पर इजलास बुला रहे हैं तर्जमानों का, इत्तेहादियों का, कि किस तरह से अपोजिशन से निमटना है। लेकिन अपोजिशन से निमटने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी महंगाई से निमटना है और महंगाई के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसमें टाइगर फोर्स अब थर्ड पार्टी के तौर पर काम करेगी। कोटा भी बढ़ाया जा रहा है गंदम का, प्राइस कंट्रोल कमेटियों को ज़्यादा एक्टिव करने की बात की गई है कि हर जगह पर जो प्राइसेस हैं वो आवेज़ा की जाएंगी कीमती चीज़ों की। क्या इससे सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। अब सबसे आगे आगे हमें चूँकि मौलाना फजलुर रहमान साहब नज़र आ रहे हैं, उन्होंने माजी में भी एक बड़ा धरना देकर दिखा दिया। लेकिन प्रोग्राम के शुरू में ही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब माजी में क्या कहते रहे हैं इसी तरह के जलसे जुलूस या धरनों के बारे में। तो अब मौलाना साहब आज मैदान में क्या कह रहे हैं और ऐवान में क्या कहते थे। असद खरल साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, क्या स्ट्रेटजी आपको नज़र आ रही है? मुस्लिम लीग नून की तरफ से खुफिया चीज़ों को रखा जा रहा है, गिरफ्तारियाँ हुई तो बड़ा ख़तरनाक एहतजाज उसका प्लान है और इसके साथ साथ इमरान खान साहब भी प्लानिंग कर रहे हैं और मरियम साहिबा ने कह दिया जी कंटेनर अवाम का रास्ता नहीं रोक सकते। और देखिए वही बात जो हम कर रहे हैं कि वो भी इसी चीज़ को अब एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही हैं कि जी ये बिजली, गैस, महंगाई के सताए अवाम ये कंटेनर से नहीं रुकेंगे। और ख्वाजा साद रफीक साहब कह रहे हैं बैनर्स और हटाए जा रहे हैं, पकड़ धकड़ हो रही है। कमर ज़मान कारा भी इसकी शिकायत कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ होगी और इसको नाकाम बनाने के लिए हुकूमत कुछ करेगी, या इमरान खान साहब जो ऐलान कर रहे हैं जी जो करना है कर लो, NRO नहीं मिलेगा और खुली छूट देंगे? उसामा साहब, एक चीज़ आप देखें कि कैसा मुकाफात अमल है। थोड़ा पीछे जाए, अगर 2014 में 6 साल पीछे चले जाए तो 2014 में बिल्कुल इसके मामला उल्ट था। उस वक़्त आज जो लोग जिसको वो खाना जंगी का नाम दे रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिसको वो कह रहे थे कि ये जनाब रियासत के ख़िलाफ़ ये ऐलान बगावत है, ऐलान जंग है, ये जो सारी सूरत हाल है। ईवान के अंदर जब वो थी यही पार्टियाँ, जब इक़्तिदार में थी, इक़्तिदार के बाहर यही पार्टियाँ जिस तरह PTI के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे, जो धरनों की सियासत है, जो एजिटेशन है, जो खाना जंगी का नाम और बगावत का जिसको नाम दे रहे थे, आज वही पार्टियाँ सड़कों पे हैं, कंटेनर की बात कर रहे हैं, जलसे जुलूसों की बात कर रहे हैं, जिसको वो मुल्की खाना जंगी नाम दे रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, और आज PTI ईवानों के अंदर है। हाँ जी। ये कैसा अजीब उसने इत्तेफाक है। अब मामला ये है कि एक तरफ तो जिस तरह आपने बताया कि नून लीग अपनी हिकमत अमली को खुफिया रख रही है, बहुत सारी चीज़ें अभी जो सामने आई हैं। एक तो ये है कि उन्होंने अपने MNA और MPAs और जितने भी टिकट होल्डर साहब का जो इलेक्ट नहीं भी हुए या जो उनके तंजीमी अहदेदारान हैं उनको टास्क दिया है, यानी MNA को, MPA को उनके ओहदे के मुताबिक 200 बंदे का, 50 बंदे का, 100 बंदे का, 200 बंदे का, 500 बंदे से ज़्यादा किसी को टास्क नहीं दिया। अच्छा, तो एक तो ये उनकी स्ट्रेटजी है। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने भी इस तरीके से अपने लोग जो है उनको मोबिलाइज कर रहे हैं कि आप बाहर आए। कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला शुरू है, जहां कॉर्नर मीटिंग होती। अब मामला ये है कि स्पेशल ब्रांच जो है उसने ज़िला वाइज, फिर तहसील वाइज और फिर थाना वाइज लिस्टें बना ली। वो लिस्टें पुलिस से शेयर कर दी गई, इंतजामिया से शेयर कर दी गई हैं कि ये एक कैटेगरी के लोग हैं जो मोस्ट एक्टिव हैं और जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो गैदरिंग इकट्ठी कर सकते हैं, जो लीड कर सकते हैं,
एक तो ये उनकी एक कैटेगरी है। उसके बाद बी कैटेगरी के ये लोग जो है खुद रहनुमा भी हैं और चंद लोग साथ भी ला सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो सी कैटेगरी है, जो खुद से जो एक्टिव सपोर्टर्स हैं, जो खुद हर सूरत वहाँ पहुँचेंगे। ये 3 कैटेगरीज उन्होंने बना ली है जी। थानों से लिस्टें शेयर हो चुकी हैं, डीसी से मुतलका जो ज़िलों के डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनसे लिस्टें शेयर हो चुकी हैं। उन्होंने भी अपने कंटेनर और रास्तों में रुकावटें और बैरियर का इंतज़ाम कर लिया है। पुलिस ने इजाफी नफरी जो है वो भी तलब की जा रही। ठीक। दूसरी जानब है नून लीग की स्ट्रेटजी। नून लीग ये कह रही है, उनको भी पता है कि इस तरीके से अगर जाएंगे काफिलों की शक्ल में, रैलियों की शक्ल में, टोलियों की शक्ल में, तो मे भी हमारे ऊपर क्रैकडाउन हो सकता है। उन्होंने अपने कारकुनों को स्ट्रेटजी ये बनाई है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से, एक तो ये है कि जुलूस से जारी बात है वो चाहेंगे कि जुलूस में बंदे हों, कुछ बंदे जो हैं वो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएं, कुछ बंदों को एडवांस पार्टियाँ जो चलाई जा रही हैं कि आप पहले से गुजरांवाला और कुर्बो जवार में जाके पहुँच जाएं। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज नवाज शरीफ और मरीम नवाज की हिदायत पर पहले ही कई लोग जो है इस तरह पीपल्स पार्टी जो है वो भी अपने बंदों को इकट्ठा कर रही है। और ये जो रुपोश होने वाली बात है ये भी कि जो एक्टिव जो भी लीडरशिप है अब वो अपने घरों में नहीं सो रही। कल भी आमिर भट्ट और दीगर जो मुस्लिम लीगी अहदेदारान हैं उनके घरों पे, दफातर पे पुलिस के छापे हुए, एक कॉर्नर मीटिंग होने से पहले ही वहाँ पे रेड कर दिया गया। तो अब मामला ये है कि पुलिस जो है उसकी रडार पे आ चुके हैं ये सारे लोग। अब ये देखना ये है कि ये अब स्ट्रेटजी पुलिस जो है इनको पकड़ने में कामयाब होती है, वो लोग उसके बावजूद किस तरह पहुँचते हैं, क्या स्ट्रेटजी है, ये तो अब मामला डिपेंड करता है। और जो मैंने कहा था कल भी, जी, मैंने यही कहा था कि ये शायद इतने गैदरिंग तो बड़ी इकट्ठी ना हो सके, इतनी जो हाइप क्रिएट की गई है, लेकिन हुकूमत की नालायकी, बेवकूफ़ी, बदनज़मी की वजह से, कोई ऐसे गलत इक़दाम की वजह से उनको जवाब मिल जाएगा अपोजिशन को कि जनाब हमारा तो बहुत बड़ा ग्रैंड ये जलसा होना था, चूँकि पुलिस ने हमारे बंदे गिरफ्तार कर लिए, उनके घरों में छापे मारे गए, उनको रोका गया, रास्ते ब्लॉक किए गए, तो इसलिए लोग वहाँ पे नहीं पहुँच सके। लेकिन रिपोर्ट्स इस तरह की भी हैं असद खरल साहब कि ये खुदा न खास्ता कोरोना भी फैल सकता है, अमन व अमान की सूरत हाल का भी ख़तरा है, दहशतगर्दी की कार्रवाई का भी ख़तरा है, इस तरह की बातें ये रिवायती हैं, हमेशा की जाती हैं। इस तरह के जब जलसे हों तो हुकूमतें उनको डराने के लिए कर देती हैं। कोरोना तो उसामा साहब को पीटीआई की हुकूमत तो ले नहीं आई, ये तो इंटरनेशनल एक वबा है। और इसको अगर ये कहें कि ये जनाब आप खाम एक ब्लैकमेल कर रहे हैं अपोजिशन के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, हुकूमत भी खुद ये तो एक हकीकत है। और इससे पहले भी स्मार्ट लॉकडाउन भी हुए हैं। और जिस तरह असद उमर ने कहा कि तकरीबन 2% अब इजाफा इसमें दोबारा से कोरोना सार उठाना शुरू कर गया है। सिंध हुकूमत भी ये कह रही है, इधर से पंजाब हुकूमत भी कह रही है, वफाकी हुकूमत की तरफ से, और इंटरनेशनल जो WHO वो भी कह रहा है कि दोबारा से वेव आना शुरू हो गई है। अब ये जिस तरीके से लोग इकट्ठे होंगे रैली में, जुलूस में, टोलियों में, जलसे में, तो उस पर तो SOPs जो आपको किसी सूरत भी आप अमल दरामद नहीं करवा सकते। तो वो कोरोना तो फैलेगी, ज़ाहिर बात है। अगर मॉब में एक बंदा भी उसमें जुलूस में, रैली में आ जाता है, या 2-4 बंदे भी आ जाते हैं कोरोना से जो अफेक्टेड है, तो वो तो सारा को फैला सकता है। और अभी पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि इज्तिमात के लिए खुली जगहों का इंतखाब किया जाए। अब अगर खुली जगह पर जाते हैं, किसी बड़े मैदान में जाते हैं, तो वहां तो नहीं वो तो फिर बहुत ज्यादा, हाँ जी, अगर तादाद हजारों में हुई तो बेवकूफ वो भी नहीं है, सैकड़ों में लगेगी हो जाएंगे। हाँ जी, लेकिन अगर ये सड़कों पर है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जी अगर हमें स्टेडियम में ना जाने दिया गया तो हम फिर सड़क पर ही, GT रोड पर ही जलसा करेंगे, तो वहाँ तो फिर जो इर्द गिर्द घर होंगे, जो दुकानें होंगी, उनको भी खतरा हो जाएगा इनकी वजह से। जलसे जुलूस में जो आ रहे हैं वो तो हैं ही, रैली की शक्ल में आ रहे हैं वो तो हैं ही, बल्कि बाकियों को भी हो जाएगा, तो उन बेचारों का क्या कसूर होगा। तो अब हुकूमत या तो इनके साथ बैठकर कोई वाज़ेह एक स्ट्रेटजी बना ले, क्योंकि रुकना तो इन्होंने है नहीं। अब मामला ये है कि उसामा साहब ये भी देखने वाली बात है, इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद के अंदर एक कॉल दी थी, लॉकडाउन का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। मतलब ये नहीं था कि लेकिन सिर्फ ये था कि एक CM था JPK का, उसने वहाँ पहुँचना था और पंजाब से, और आप देखें कई रोज़ तक, तकरीबन 1 हफ्ते तक खंदकें खोदी गई, बेकायदा GT रोड बंद कर दिया गया, कंटेनर लगा दिए गए, टूल प्लाजों के आगे मट्टी के पहाड़ खड़े कर दिए गए, और लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक सील कर दिया गया था। इस तरह का मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद उसको बंद कर दिया गया। लाहौर जो पेशावर से पिंडी और इस्लामाबाद का जो रास्ता है उसको बंद कर दिया गया, कंटेनर रख के। किस तरह शेलिंग हुई है, वार फायरिंग हुई, किसी बंदे को इस्लामाबाद पिंडी नहीं पहुंचने दिया। कई रोज तक सील रखा, वफाकी दारुल हुकूमत को सील हुआ, वफाकी दारुल हुकूमत का सूबाई दारुल हुकूमत पंजाब से रब्ता काट दिया गया।
फाकी दारुल हुकूमत का KPK से राब्ता काट दिया गया। तो उस वक्त भी यही जमहूरियत के जो अलंबरदार हैं, इन्होंने भी तो एक पुरअमन एहतजाज के ऊपर, उसमें तो गमला नहीं टूटा था, वो तो एक नॉन वायलेंट एक जमात, सियासी जमात का एक प्रोटेस्ट था, पीसफुल प्रोटेस्ट था। लेकिन उसके ऊपर अगर आपने ये सारा कुछ किया है तो आज अब आप ये किस तरह, कौन सी हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े होकर आप कह सकते हैं कि जनाब ये आमरीयत हो रही है, अभी ये फस्तायत हो रही है, ये जबर हो रहा है, ये जनाब हमारी आवाज़ें दबाई जा रही हैं, शब खून जो बनाया जा रहा है, ये आमरीयत में भी इस तरह की मिसालें नहीं मिलती। तो आप मिसालें आप वो कायम कर चुके हैं, आप वो रकम कर चुके हैं, इससे ज़्यादा बर्बरियत उस तरह की अभी ये PTI में उस तरह की वो स्ट्रेटजी रहमान साहब का अभी तक देख लें, जो सबसे बड़ा इस हुकूमत के दौर में एहतजाजी मुजाहरा या रैली, जो भी नाम दे, असल तो वो धरना फिर बाद में दिया गया था, तो फजलुर रहमान साहब का था, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं आई। और इन लोगों ने खुद भी माना, वहाँ पर जाकर जिस तरह इनको हर तरह की सहूलत मिली, पानी का इंतजाम, खुराक का, फिर वो बारिश हो गई, फिर भी बड़ा मसला बना। PTI की हुकूमत का पेशेंस देखे ना, लेकिन जब PTI हुकूमत अपोजिशन में थी तो उन्होंने भी यही काम करना था, लेकिन नून लीग की हुकूमत थी पंजाब के अंदर भी, अच्छा, अब वफाक के अंदर भी उन्होंने रोक दी थी सब कुछ। अब ये असल में शुरू हुआ था ये सारा मामला, क्योंकि ये अब इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हुए और यकीन दहानियाँ करवाई फजलुर रहमान साहब को भी कि अब हम भागेंगे नहीं, और जिस तरह आपके साथ पहले हमने धोखा किया था अब नहीं करेंगे। फजलुर रहमान साहब रिटर्न में भी चीज़ें मांगते रहे, तो APC हुई, फिर वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की, उसके बाद फिर वही मामला पाबंदियों का। तो वो बयानिया जो असल ज़ाहिर है जिसके थ्रू ये सब कुछ हो रहा है वो है कि इक़्तिदार हमें दो। मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो है कि इक़्तिदार हर सूरत हमारे हवाले करो। तमाम इदारों पर भी उन्होंने तनकीद करके देख ली, फ़ौज को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, वो भी बात नहीं बनी, तो उसके बाद जाकर अब ये काम हो रहा है। लेकिन अब बयानिया बनाया जा रहा है महंगाई का। अब कोशिश हो रही है कि निकले तो थे कि जी हमने हुकूमत गिरानी है क्योंकि ये जाली हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब जो थे उनको वज़ीर आज़म बनना चाहिए था, यही है ना। यानी अब पीपल्स पार्टी भी एक तरह से, या फजलुर रहमान साहब भी यही उनका है कि हाँ जी नवाज शरीफ ठीक कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म बनना उनका हक था। अब बाद में तो पता नहीं क्या बनेगा, अगले इलेक्शंस में तब अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए बदला है बयानिया, इसलिए बदला है कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ, बयानिया बदलने की एक ख़ास वजह है। वो ये वजह है, जो बयानिया लेके नवाज शरीफ साहब या मरियम साहब चले थे, वो जो काफिला था जिसके लिए थे, उस बयानिए के साथ 90% नून लीग के अरकान असम्बली ने, सेनेटर्स ने और ओहदेदारों ने और कारकुनों ने उसके साथ उसकी सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। कैटेगोरिकली उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि अगर ये बयानिया आप लेके चलेंगे तो सॉरी, हम आपके साथ नहीं चल सकते। ये वोट को इज्जत दो की लड़ाई तो तभी हो गई थी जब इन्होंने नारा बनाना था, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इसको छोड़ें, खिदमत को वोट दो का था, वोट को इज्जत दो कि जी हमने मोटरवे बनाई। इस बयानिए से सबसे बड़ी का घर से ही शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले बगावत की, बेल वापस उन्होंने खुद की, यानी वो वापस लेके वो नैब में बैठ गए। अब असद खरल साहब, अब जो बयानिया बनाया जा रहा है या जो चीज महंगाई है, अब महंगाई को बुनियाद बनाया जा रहा है कि जैसे वहां ये निकले तो थे नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने, केसेस खत्म करवाने, अब यहाँ आके हम आपकी बात करेंगे, अवाम की बात करेंगे महंगाई की। जलसे जुलूसों से तो महंगाई कम नहीं होनी, बल्कि स्टॉक एक्सचेंज या वो एक गैर यकीनी सूरत हाल गैदरिंग इकट्ठी करने के लिए उसामा साहब मजबूरी थी उनकी कि ये जो अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं जिसके जरिए अवाम के लोगों को वो इकट्ठा कर सकते हैं, ये वो एजेंडा है, ये वो पॉइंट है कि जिससे हर बंदा जो है उनके साथ देने के लिए तैयार होगा। जो बयानिया उन्होंने जिसकी इब्तिदा की थी, जो उसकी कमेटी के अंदर नवाज शरीफ साहब की स्पीच आई, उसके बाद मरियम साहबा का जो बयानिया आया, उससे तो लोगों ने इनकार कर दिया और सबसे पहले इब्तिदा जो है वो पहला पत्थर जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने फेंका। अब हुकूमत क्या कर रही है, अब वो देखते हैं कि क्या इससे कंट्रोल हो जाएगी महंगाई। इंस्पेक्शन कमेटियां हैं, उनको बनाने का फैसला है। 2000 मेट्रिक टन गंदम रिलीज़ जो है उसका कोटा वो बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है कि गंदम की रिलीज़ को बतदरीज 21,000 मेट्रिक टन रोज़ाना तक बढ़ाया जाएगा। और पंजाब में इस वक्त 17,000 मेट्रिक टन गंदम रोज़ाना फ्लोर मिल्स को रिलीज़ की जा रही है। तो इससे क्या आपको लगता है कि कम से कम गंदम का बहरान कम हो जाएगा? पहले इन्होंने बड़ी देर कर दी,
गंदम खरीदने में, इंपोर्ट करने में, यानी यही अंदाजा नहीं लगा सके कि गंदम की फसल इतनी कम हुई है। अब ये इंस्पेक्शन कमेटियां कुछ कर लेंगी, ये जो टाइगर फोर्स अब थर्ड पार्टी का काम करेगी, ये जनाब बुजदार साहब को बताएगी थी फलां जगह चीज महंगी बेची जा रही है, आए और यहाँ पर कुछ गंदम के बहरान का पाकिस्तान को कभी भी सामना नहीं रहा। गंदम का बहरान नहीं, एक्चुअली गंदम के हवाले से जो इसकी स्मगलिंग है, जो बैनुल सूबाई और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान जो स्मगल मैसिव लेवल पे जो गंदम की हुई है, उस वजह से सारा क्राइसिस पैदा हुआ। अब देखिए अप्रैल में फसल आती है सिंध में और मई और जून तक पंजाब के अंदर कटाई होती है। तो जून के अंदर जब कटाई हो रही थी उस वक्त गंदम का बुरान पैदा हो गया। ये कभी सोचा है आपने? यानी उस वक्त गंदम का बुरान पैदा होना आज तक पाकिस्तान की शायद तारीख में नहीं हुआ, सिवाय एक वक्त जो मुझे याद है, छोटे हम होते थे तो इतनी ज़्यादा बारिशें हुई थी कि गंदम की जो वो गांठें हैं वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी और इतनी ज़्यादा बारिश थी कि वो गंदम उग गई थी बेकायदा। यानी पाकिस्तान में एक साल ऐसा भी आया था जब ये सूरत हाल हो गई थी। उसके बाद हमेशा गंदम वाफर मिकदार में रही है। होता क्या है, यहाँ पे पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो जाली, जो बोगस और फज जो घोष जो मिले हैं, यानी हैं तो मिले, एग्जिस्टेंस है। जो फ्लोर मिलें क्या करती है उसामा साहब, जी। आप उनके सिर्फ बिजली के बिलों से उनका यार्ड स्टिक पकड़ सकते हैं। ये तो आपकी बात सबने मानी। वो मिलें जो है वो चलती ही नहीं है। कुछ मिलें तो अबंडेंट हो चुकी हैं, लेकिन अपनी बॉडीज के मुताबिक वो कोटा लेके बिन पीसे गंदम, बगैर खर्चा किए गंदम अपना लेती है सस्ता, सब्सिडी में कोटा है, सरकारी कोटा, उससे लेकर और उसके बाद बगैर पिसाई के सीधी गंदम अफगानिस्तान स्मगल कर देती है और उस पे प्रॉफिट ले और मिली भगत महकमे साथ मिलती है। इसी तरीके से बिल चेक जो आटा है, ये चला भी आटे का म्यार भी नहीं है, म्यार पूरा नहीं होता, फाइन उससे ज्यादा निकाल लेते हैं, चौकर ज्यादा निकाल लेते हैं और पीछे फोक जो होता है वो आटे की शक्ल में दे दिया जाता है। फिर उसके बाद वजन जो है वो कम होता है। फिर उसके बाद जो सारे ये मामला, तो फिर ये क्या करते हैं, आटा अगर पीस मिले तो कोशिश करते हैं KPK के अंदर आटा भेजें, कोशिश करते हैं कि सिंध में आटा भेजें। सिंध में इस वक्त 1300-1400 रुपये 20 किलो का थैला मिल रहा है, इस तरह 1200-1300 का KPK में मिल रहा है। यहाँ पे 860 रुपये कीमत तो है 20 kg की, लेकिन मिल नहीं रहा। मतलब 70-80 रुपये kg आटा मिल रहा है। 8 रुपये की रोटी 6 से 8 की हो गई है, वो भी नहीं मिल रही। अब 10 रुपये तक नान पहुंचा हुआ है। मामला ये है कि पंजाब के अंदर आज तक ये सूरत हाल नहीं थी, इसमें मिस मैनेजमेंट हुई है। और जो गंदम, जिस तरह कल भी आप बता रहे थे, गंदम अगर ये सब कुछ पता था तो ये कमीशन भी बन गया, रिपोर्ट भी आ गई, तो ये अभी जो इंपोर्ट आप कर रहे हैं, ये अभी पहुंच रही है, ये 2 माह पहले भी कर सकते थे आप। बाकी चीजें जो हैं उनमें मैं IMF की रिपोर्ट की तरफ भी आऊंगा कि चलो खुशखबरी एक है लेकिन बड़ी अभी दूर है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को रोका जाएगा, बुज़दार साहब ने फैसला किया है। प्राइस कंट्रोल के हवाले से तमाम चीज़ों के रेट लिस्टें आवेज़ा करने को यकीनी बनाया जाएगा और अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की है तो उसके लिए 0 टॉलरेंस है, हत्ता के असिस्टेंट कमिश्नर के को ओहदे से हटा दिया जाएगा। साहब सिर्फ एक बात, एक यार्ड से सुन ले, असिस्टेंट कमिश्नर को हटा देंगे जिस इलाके में। मुझे ये बताएं असिस्टेंट कमिश्नर को कैसे हटाएंगे आप? आपने सरकारी रेट रखा हुआ है गोश्त बकरे के का 900 रुपए पर केजी जी, और कट्टे के गोश्त का रखा है 450 रुपए। अच्छा, पूरे पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर मेरा चैलेंज है 900 रुपए केजी बकरे का गोश्त मिलता है। सर फिर वो कार्रवाई करें। नहीं, सरकारी रेट आप जमीनी इकाई को मद्देनजर रखे, या तो आप जमीनी इकाई को मद्देनजर रख के रेट लिस्ट बनाएंगे तो वो तो अमल दरामद हो सकेगा। अब रेट लिस्ट अवेजा है 900 रुपए, हर बंदा 1200, 1300, 1250, 1150, कम से कम 1150 जितने का उसको पर केजी पड़ रहा है, और वो जाके जब बेचेगा उसकी तो सब, तो फिर आप या तो इंप्लीमेंट कराना है तो सही रेट लगाएं, और अगर आप चाहते हैं कि 900 रुपए तक आप रेट उसको करना है इंप्लीमेंट, तो फिर आप करवाएं, फिर आप सील करें, दुकानें बंद करें और उसको इंश्योर करें, और 450 रुपए का कट्टे वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, आप करना है, आप करना है, वरना तो असिस्टेंट कमिश्नर को ओहदे से हटा देंगे जहां पर ये अमल ना हुआ। अब 20 रुपए किलो टमाटर बिक रहे थे, आप वो 200 रुपए पहुंचे हुए। अदरक 800 रुपए केजी हो गया है, मुझे बताएं 800 केजी किसी लिस्ट में है? नहीं है। प्याज 50 रुपए किलो मिल रहा था, 100-150 रुपए किलो पहुंच गया है। अब कोई सब्जी आप देख लें 100 रुपए से कम तो कोई भी सब्जी नहीं है। रेट लिस्टें जो है आपकी पुरानी है, जमीनी इकाई से वो मैच नहीं करती।
तो वो लगी हुई है सब्जियों की दुकान पे, गन्ने का फ्रूट की अब दुकान चीनी पे, को कंट्रोल करने गोश्त के पे लिए दुकान पे 100 पर तो चली गई जी, सेंचुरी तो हो गई। और आपने बहुत पहले कह दिया था, मैंने आपको कहा कि बड़ा नोटिस हो रहे थे, मैंने कहा ये 100 से क्रॉस करेगी। कई महीने पहले की बात है जब कुछ सोच भी नहीं रहा था कि नहीं 80 उस वक्त 75 रुपए चल रही थी जी, तो मैं कहा 100 रुपए क्रॉस करेगी, आप देख लें। वो हो गया वो, और वो धमकी थी रमजान मुबारक की। अच्छा, और आयल देखें उसामा साहब, आयल देखें कितना महंगा हो गया है। आयल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। घी कीमतों में देख लें, साबुन देख लें, दालें, चाय देख लें, दालें देख लें, सब्जी है, फल है, कोई यानी जो भी खुराक है, जो बुनियादी चीज़ है, वो हर चीज़ महंगी हो गई है। अच्छा, IMF की एक रिपोर्ट आई है, चले हम अपनी नहीं मानते, IMF का ये कहना है कि जी बड़े बुरे हालात हैं, अभी बेरोज़गारी का ख़तरा मज़ीद है और बेरोज़गारी भी बढ़ सकती है। अभी पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो अभी तक वबा की सूरत हाल है वो पाकिस्तान में जिस तरह से बहुत ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है, उस तरह नहीं फैली जिस तरह कई और ममालिक में है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ मिली मईशत को, लेकिन उसके बावजूद अभी फ़िलहाल महंगाई के कम होने के इम्कान नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगले साल महंगाई कम होने की उम्मीद है। तो ये IMF अब कह रहा है, तो खैरल साहब अब अगले साल तक इंतज़ार किया जाए। मैंने इस बात पे भी, IMF की रिपोर्ट तो अभी आ रही, मैंने कल आपको कहा था कि अब इमरान खान साहब का जो सारा फोकस आया ना, 2 साल तक तो मामला जो बिखरे हुई थी चीज़ें, ख़राब हुई थी चीज़ें, उन्होंने ठीक करने में लगा दी। अब उनका सारा जो फोकस है वो है महंगाई के ऊपर जी, कि किस तरीके से अशियाए खुर्दोनोश जो है, जो आवाम की बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उनको सस्ता किस तरह करना है। अब इसके ऊपर IMF ने भी कह दिया, और अल्टीमेटली तो जारी बात है ये उस तरफ है, ये तो जाना है, क्योंकि हुकूमत अगर सर्वाइवल है, डिलीवरी है, तो सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है वो है हुकूमत अगर महंगाई पे काबू, डॉलर्स बढ़ गए हैं, इलेक्शन में जाके इंपोर्ट्स कम हो गई, एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं, डॉलर्स की तादाद मुल्क में ज़्यादा है, तो ये तो ठीक है, अच्छी बात है कि इसी का इफेक्ट आएगा। लेकिन आम आदमी तो कहता है कि महंगाई को तो कंट्रोल कर लें, तो अगले साल तक अभी फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा कुछ रिलीफ के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब की, जो बड़े अहम मशवरे दे रहे हैं, हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सरबरा मुस्तफ़ा कमाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइए, आपने जो अपने हालिया बयानात में हुकूमत हो, अपोजिशन को, दोनों को आड़े हाथों लिया, ये कुछ अजीब सी बात लगती है पाकिस्तान में, यानी किसी के साथ तो खड़ा होना पड़ता है। आप कह रहे हैं मुल्क ऑटो पे चल रहा है, इक़्तिदार बचाने और गिराने की गेम है, अपोजिशन और हुकूमत नाम की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। लोग बैकडोर राब्ते भी कर रहे हैं। कराची में 6 माह में 1.5 लाख बच्चों को कुत्तों ने काटा है, और नवाज शरीफ साहब जो भी कहते हैं उनको सिंध हुकूमत की कारकर्दगी नज़र नहीं आती। फिर सबसे अमीर आदमी जो है वज़ीर आला सिंध बन जाता है। ये बड़े सख्त आपने जुमले बोले हैं, तो क्या आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से ही गलतियां हो रही हैं? देखिए, मैंने इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं की है, और जो सामने मुझे दिख रहा है और जो पूरे पाकिस्तान को दिख रहा है, मैंने सिर्फ उसी की तरफ निशानदेही की है। देखिए, ये APC में नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर फरमाई, उस APC को होस्ट करने वाली जो पार्टी थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। ऐसा लग रहा है वहाँ पर बैठकर जो लोगों की अगर आप बातें सुने तो ऐसा लग रहा है कि इनके पास कभी हुक्मरानी आई ही नहीं। जो पीपल्स पार्टी है उसके पास आज भी हुक्मरानी है सिंध में, और पिछले 12 सालों से वो सिंध के हुक्मरान हैं, और उनकी हुक्मरानी को कोई एक दिन के लिए भी गैप नहीं आया। आप देखें उन्होंने सिंध का हशर क्या कर दिया है, और क्या उन्होंने कराची से लेकर कश्मीर तक हशर कर दिया है। वो कहते थे कराची भी लाड़काना जैसा उन्होंने कर दिया है। यहाँ पर कराची से लेकर कश्मीर तक तबाही बर्बादी है। आप सिंध कराची का आपको पता ही है कि हालिया बारिशों में क्या हशर हुआ, उससे पहले क्या हशर है। कराची में चीफ जस्टिस आकर कचरे के ऊपर अदालत लगाते हैं, आर्मी चीफ आकर नालों के ऊपर बात करते हैं, यहाँ पर वज़ीर आज़म पैकेज का ऐलान करते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो वो पार्टी इस वक्त जो है, पिछले साल NFC अवार्ड में उनको 803 अरब रुपए मिले, इस साल NFC में उनको 1000 अरब रुपए मिले। तो ये किसके खिलाफ रैली करेंगे या किसके खिलाफ जो है वो ये एहतजाज करेंगे? पहले तो इनको अपने किए का हिसाब देना चाहिए ना, अपनी बात का हिसाब देना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात ये कि जो जितनी भी गुफ्तगू हो रही है तमाम अपोजिशन की तरफ से, उसमें कोई रिफॉर्म की नहीं है, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है। अगर मैं कराची की बात करूं तो कोई सेंसस को दोबारा कराने की बात नहीं है, कोई स्कूल रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म की बात नहीं है, हेल्थ रिफॉर्म की बात नहीं, कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात जाए, इसकी बात हो जाए कि अगली दफा इलेक्शन के ऊपर
मेरा ख्याल है कोई लिंक में कोई प्रॉब्लम है। मुस्तफ़ा कमाल साहब आपसे दोबारा हम रब्ता करते हैं, बहुत माजरत कि लिंक में कोई मसला है, बात सही तरह नहीं हो पा रही। हम दोबारा कोशिश करते हैं, जो ही लिंक बेहतर होता है तो हम बात दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। असद खरल साहब, ये बातें जो मुस्तफ़ा कमाल साहब कर रहे हैं बहुत हद तक दुरुस्त नज़र आती हैं कि अब देखिए पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं कहना, ये उनकी स्ट्रेटजी है। अभी सैलाब आया, उसमें शहबाज शरीफ साहब गए, कुछ नहीं कहा। ये तो नहीं है कि अब सिंध में कोई बहुत दूध और शहद की नहरें बह रही हैं जो मियाँ साहब को नज़र ही नहीं है। उनका तो कोई, यानी अगर अवामी एजेंडा है, अगर लोगों की फ़िक्र है, तो क्या कराची के रहने वाले इंसान नहीं हैं, सिंध में इंसान नहीं बसते? वहाँ पर जो सूरत हाल है उसके बारे में भी अगर आप कौमी लीडर बनते हैं तो उसके बारे में कुछ लफ्ज़ तो बोलते हैं कि हमने इस तरह से मुल्क को बेहतर करना है, या वो सारा कुछ बस उनको ये नज़र आया कि जी इक़्तिदार आ जाए, मैं वज़ीर आज़म था तो सब कुछ ठीक था, मुझे दोबारा वज़ीर आज़म बना दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस वक्त क्या हाल कर दिया था सिंध का, क्या आंखें बंद की हुई थी, कुछ नहीं कहना। उसामा साहब, आप इनकी हिपोक्रेसी देख लें, मुनाफकत देख लें, इनका दोहरा मेयार देख लें, डबल स्टैंडर्ड देख लें कि शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब के बारे में क्या क्या उन्होंने अलकाबात नहीं दिए, किस किस तरह के उन्होंने जुमले इस्तेमाल नहीं किए गए। ओ जरदारी पता नहीं किस किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की, एक रफ लैंग्वेज जो इस्तेमाल की कि मैं सड़कों पे घसीटूंगा, मैं आपको ये करूंगा, जी मुस्तफ़ा कमाल साहब, सॉरी, और फिर बिलावल साहब ने, जरदारी साहब ने नवाज शरीफ के लिए क्या क्या नहीं बातें की। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अभी तो जो अपोजिशन जो कह रही है वो कह रही है कि सारे मसाइल हल हो जाएंगे अगर इमरान खान साहब को रास्ते से हटा देते हैं तो मुल्क फौरन ठीक हो जाएगा। इसी निज़ाम के तहत अगर फरिश्ते भी आप लाकर बिठा देंगे ना तो ये मुल्क ठीक नहीं होगा। जहाँ तक आप अपनी इस कॉज में सीरियस हैं जी, हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही? अच्छा, मुझे आवाज़ फिर नहीं आ रही, मैं बहुत, हाँ जी, टेक्निकल इशू जो है ना वो ज़्यादा मसला हो गया। हम कोशिश करते हैं फिर इनको, अगर मुस्तफ़ा साहब को हम बार बार तंग ना करें, फ़ोन पर अगर हम उनसे रब्ता कर लें तो शायद ज़्यादा बेहतर हो जाए। अच्छा, असद खरल साहब, आप बात अपनी मुकम्मल कर लें, कोई ज़्यादा। अब मामला ये है कि इसी तरह जरदारी साहब के बयानात आप रिकॉर्ड पे हैं, बिलावल साहब के हैं। जब इलेक्शन से पहले वोट लेने के लिए अवाम की पल्स पे जब ये देखते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनके जज्बात से खेलने के लिए, उस वक़्त इनके बयान रवैये और होते हैं। लेकिन अब चूँकि वफादार सब के मुश्तरका हैं, सिंध जो हुकूमत है वो ख़ुद सिंध में हुकूमत में बैठे हुए पीपल्स पार्टी के, और नून लीग इक़्तिदार में आने के लिए बेताब है। अब दोनों पार्टियों के मफादात मुश्तरका हैं, और यही जिस तरह आपने निशानदेही की कि शहबाज शरीफ साहब सिंध में गए, लेकिन उन्होंने अवाम की हमदर्दी में एक जुमला नहीं बोला कि जनाब सिंध हुकूमत जो है अवाम किस तरह कराची की बेयारो मददगार है, वहाँ पे पानी ना लोगों को मिल रहा है, पानी में डूबे हुए हैं, पीने के लिए पानी मिल नहीं रहा, गंदे पानी में वो डूबे हुए हैं। जी मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ कि कुछ बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, इतना टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है। ये आप बात जो कर रहे हैं, क्या यही वजह है कि सिंध हुकूमत कहती है जी विफाक जजीरों की तरफ भी ना देखे, अगर डेवलपमेंट का कोई होता है कहते जी हमें आप बताएं, हम फंड करेंगे, 18वीं तरमीम मौजूद है और आप ये कब्जे की कोशिश कर रहे हैं, यानी अगर जजीरों को भी डेवलप करना है तो सिंध हुकूमत करेगी, और वो इजाज़तनामे भी वापस ले लेते हैं। और वो जो पैकेज आया उसका वो 1300 अरब रुपया, वो तो 13 रुपए नहीं अभी तक नजर आ रहे कहीं। देखिए, ऐसा है कि अगर ये मैं पहले अर्ज कर रहा था कि अगर ये अपोजिशन वाकई सीरियस है तो इसको इस रैलियों के बजाय या जलसों के बजाय ये हुकूमत तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी और MLN इस्तीफा देते हैं, हुकूमत 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफा नहीं देगी, इसलिए कि उनके सिंध में मजे लगे हुए हैं। 12 सालों से उन्होंने तबाही बर्बादी फेर दी है, सब कुछ उनके पास है। वो तो एक प्लेइंग टू द गैलरी वाली बात है कि लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि वो उनका जुल्म हो रहा है, और वो अपना ओपोजिशन का भी रोल प्ले कर रहे हैं और साथ साथ गवर्नमेंट के मजे भी कर रहे हैं। सबको पता है कि पीपल्स पार्टी के जो है वो बैकडोर कॉन्टेक्ट्स हैं, चैनल्स हैं, रास्ते हैं, और वो सारे काम कर रहे हैं। तो ये सब फ्रॉड है, लोगों को एक हिजान की कैफियत में ले जाया गया है। आप देखिए कि इसका नुकसान क्या हो रहा है। इसका नुकसान एक आम आदमी को हो रहा है कि उसको इस मुल्क में तो किसी की कोई परवाह नहीं है। महंगाई उरूज पे चली गई है, बेरोजगारी उरूज पर चली गई है, लोगों की आमदनी जो है वो नीचे जा रही है। आपको पता है कि अभी गंदुम के प्राइसेस पे जो इतना क्राइसिस आ गया सारा, कि गंदुम जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है इल्जाम डाल रहे हैं, जबकि अगर आप देखें इसको
बड़ा केयरफुली। तो ये बेसिकली सूबाई मामला है। सूबे के जो फूड डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने सिंध की हुकूमत की अगर आप बात करें, आज उन्होंने कल कैबिनेट मीटिंग करके उन्होंने ऑर्डर किए कि भाई अब वो 16 तारीख से 18 तारीख से जो गंदम शुरू करेंगे। भाई ये काम उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? जब उन्होंने गंदम की खरीदारी करनी थी तो गंदम की खरीदारी उन्होंने कम की, और उन्होंने जो अपने पास शॉर्टफॉल रखा उन्होंने अलाउ किया कि उस वक्त जो है वो जो भी उनके लोग होंगे या उनके चाहने वाले होंगे, उनके जानने वाले होंगे, वो अपनी खरीदारी कर लें। उसके बाद फिर अपनी गंदम मार्केट में नहीं थी, जब ये कि जब सप्लाई जब होनी चाहिए थी, डिमांड बढ़ रही थी तो सप्लाई दे देना चाहिए। उन्होंने सप्लाई को रोक के रखा, डिमांड और ऊपर चली गई। तो जो लोग जिनको उन्होंने होर्डिंग्स कर रखी थी, जो भी उनका सेटअप के लोग होंगे, उन्होंने जो है वो आटे को इन तमाम इन हफ्तों में सप्लाई कर दी। अब जब उनका सारा सामान बिक गया होगा, अब वो रिलीज कर रहे हैं गंदम को, अब वो दोबारा प्राइसेस अपनी कीमतों पे वापस चले जाएंगी। तो ऐसा तो हेरोइन के कारोबार में भी लोगों को फायदा नहीं होता, जो हमारी हुकूमतें जो चंद दिनों में पैसे कमा देती हैं या उनके साथ के जुड़े हुए लोग कमा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से फ्रॉड है मुल्क के साथ। ये मुल्क जब तक सही आगे लोगों की खदमत नहीं कर सकता, जब तक आप सारी पार्टीज रिफॉर्म के एजेंडे में ना जाए। मैं इस वक्त यहाँ पे चंद आपसे लगे लेकर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हुकूमत को भी अपने तर्ज हुक्मरानी पे कोई सोच विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वजीर आजम बोले कि वो किसी से बात ही नहीं करेंगे। ये तो बादशाहत में भी शायद ये वाली बात नहीं हो पाए। ये तो मुल्क में जमहूरी निज़ाम है, एक आइन के तहत आप चलाते हैं चीज़ों को। जी। आपको बहुत सारी चीज़ें आइन में दी गई हैं कि जो आप अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर उस मसले को हल करते हैं। नैब का चेयरमैन आपने लगाना अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर, आपने जो है इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन लगाना है आपने अपोजिशन के साथ मिलकर। और दूसरी, इस वक्त मुल्क को ये तमाम क्राइसिस से, जो कि महंगाई है और तमाम चीज़ें, इससे डिस्टेबलाइजेशन जो है वो इनस्टेबिलिटी है, इससे जो है वो बड़ा नुकसान हो रहा है एक आम आदमी को और उसको नुकसान। ये कैसे हो पाएगा? ये मुल्क में आज तमाम पार्टीज को, हुकूमत और अपोजिशन को बैठकर आपस में एक पेज पर आकर आपस में बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब सबको बंद नहीं करा सके, सबको बंद नहीं करा सकते, और जो अपोजिशन है वो भी इनको सिलेक्टेड कहना छोड़ दे। खुदा के वास्ते लोगों की फिक्र करे। लोग बहुत परेशान है। इस वजह से मैंने ये बात कही है कि ना हुकूमत को और ना अपोजिशन को लोगों का ख्याल नहीं है। एक हुकूमत गिराने पे लगा हुआ है और एक हुकूमत बचाने पे लगा हुआ है। किसी के उतरने से, किसी के नए आ जाने से लोगों के हालात पर फर्क नहीं पड़ेगा। आपने मुस्तफा साहब ये जो बैकडोर चैनल्स की बात की, इसका मतलब ये है कि ये जो अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, मियाँ साहब ने तो पाबंदी लगा दी, कोई किसी से मिल नहीं सकता, तो फिर ये कोई अवामी इशू तो ना हुआ? अगर अब भी कोई राब्ते हैं, उसका मतलब है कि ये तो प्रेशर बिल्ड हो रहा है किसी न किसी काम को निकलवाने के लिए या कुछ ना कुछ अपना कोई मकसद निकलवाने के लिए, वरना फिर ये बैक चैनल राब्तों की क्या जरूरत है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अभी 2 साला दौर में आप देखें कि सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन से लेकर और उसके बाद की सारी चीज़ें, जहाँ पर पीपल्स पार्टी की वजह से ही जो है वो आप देखें कि सेनेट में जो अक़लियती जो पार्टी थी उनका चेयरमैन आ गया, अक्सरियती पार्टी हार गई। तो किसने रोल प्ले किया? सबको पता है किसने रोल प्ले किया, पीपल्स पार्टी ने रोल प्ले किया। फिर आप देखें कि आज अगर वफाक में PTI की गवर्नमेंट चल रही है तो वो पीपल्स पार्टी की वजह से चल रही है। ये सब बाहर के ड्रामे हैं सारे, कि तकरीरें कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अच्छा। पीपल्स पार्टी की वजह से वफाक में हुकूमत चल रही है, और वफाक ने सिंध को गिरवी दे दिया है पीपल्स पार्टी के। जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने गिरवी रख दिया था पीपल्स पार्टी को कि वो उनको टच नहीं करेंगे, सेम वही कोर्स है। थोड़ी सी तलखियां जो है वो टीवी पे ज़्यादा नज़र आती हैं, बल्कि सिर्फ ये बातों का टूर्नामेंट है और कुछ भी नहीं है करने को। उनको कुछ ये नहीं करते, एक दूसरे के खिलाफ एक लेवल से ऊपर ये नहीं जाएंगे, वरना ये आज अपोजिशन चाहे तो हुकूमत जो 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। जी मुस्तफा कमाल साहब, कराची के और ओवरऑल सिंध की भी बात करेंगे। अमनो अमान की सूरत हाल है, मौलाना आदिल का कत्ल और अभी तक कोई गिरफ्तारी, कोई सुराग उस तरह से नहीं मिल सका। कौन इसका जिम्मेदार है? क्या ये फ़िरक़ावारियत को वफाकी हुकूमत ने ख़त्म करना है, उनकी भी जिम्मेदारी है? ये सिंध हुकूमत की 18वीं तरमीम के बाद फिर वही बात आती है जी 18वीं तरमीम आप मुदाखलत ना करें। तो इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। और 1.5 लाख बच्चों को अगर कुत्तों ने काटा है सिंध में, तो इस फिगर की बात करेंगे। ये तो सिंध हुकूमत मानती ही नहीं है। ब्रेक के बाद अब पता चला। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह
मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये जो इस वक्त कराची में हालात हम देख रहे हैं, बहुत बेहतरी आई थी, बहुत बेहतरी आई थी। इदारों ने ज़बरदस्त काम किया, हमने क्या पूरी दुनिया ने सराहा कि इतनी तेज़ी से इतनी अमन व अमान की खराबी को बेहतर करना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब ये दोबारा जिस तरह से हम देख रहे हैं, फ़िरक़ावारियत को हवा देने की कोशिश हो रही है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पहले कह रहे थे, अब ये मौलाना आदिल साहब का कत्ल और उस पर ट्रेस ना होना लोगों का, इतने दिन गुजर गए, क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा? कहाँ खराबी है? देखिए, कराची में जो इस वक्त सियासी खला है और बहुत बदकिस्मती के साथ जो है वो जो रियल फोर्सेस हैं उनका रास्ता जो है वो रोका गया। और आप देखें कि 3 आपको मैं एपिसोड गिनाऊँ। 2016 में 22 अगस्त को जब MQM ख़त्म हो गई थी और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया था, तो MQM पाकिस्तान जो है वो सुबह वजूद में आ जाती है। उन्हीं लोगों को मिलाकर जो एक दिन पहले तक जो है वो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने वालों के साथ बैठे थे, अगले दिन वो MQM पाकिस्तान बना दिया गया। उनका अल्ताफ़ वही झंडा जो MQM पाकिस्तान का, वही अल्ताफ़ हुसैन साहब का, वही नारा अल्ताफ़ हुसैन साहब का, वही नाम उसका जो अल्ताफ़ हुसैन साहब का, वही फ़िलॉसफी अल्ताफ़ हुसैन साहब की। पतंग निशान इनका भी है, पतंग निशान उनका भी है। सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन साहब डायरेक्ट स्पीच नहीं कर सकते, वो फेसबुक से डायरेक्ट लाइव खिताब करते हैं। तो वो जो एक लोगों को शिफ्ट होना था, आपने उस खला को ऑलरेडी जो है वो अल्ताफ़ हुसैन को एक नई लाइफ दे दी। आपने एक काम 2016 में कर दिया। 2018 में इलेक्शन में उस खला को पूरा होना था। वो खला जो है वो आप PTI के हवाले ये शेयर कर दिया गया। उनको 14 MNS दे दिए गए, 25 MPs दे दिए गए। आज उनके 4 लोगों को भी जो है वो इलाकों में, अपने इलाकों में उनके MN MPs को कोई जानता नहीं है। और जो उनके काम है माशाल्लाह से एक दूसरे के खिलाफ वो FIR कटवाते फिर रहे हैं, वो उनको भी यकीन नहीं कि आज तक वो जीत गए। तो ये खला जो है स्टिल बरकरार है। ये जब पॉलिटिकल खला, आप जो असेंबलियों में लोग हैं, वो जब पॉलिटिकल खला बरकरार रहेगा तो वहाँ पर डेफिनेटली पाकिस्तान की मुखालिफ क़ुव्वतें पहले से मौजूद हैं, कराची में ऑपरेट करती रही हैं उनको। और फिर उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट के हुकूमत की पूरी तवज्जो है हुकूमत बचाने में, और तमाम जमातें जो अपोजिशन जमातें कहलाती हैं अवानों में, उनकी तवज्जो है हुकूमत गिराने में। किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि जो है नीचे क्या हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से चूँकि आज तक हमारे यहाँ पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुए, कोई रिफॉर्म्स नहीं हुए, तो इस तरह के वाक़यात जब इस तरह की सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन शहर में, मुल्क में होगी, ये बिल्कुल अपनी दोबारा असल शक्ल में वापस आ सकते हैं। इसी वजह से हम बार बार ये कहते हैं कि PSP ने शहर में अमन को लाने में बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। वरना अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दिलों को नहीं जोड़ सकते। वो एक आर्मी ऑपरेशन करके, आर्मी ऑपरेशन तो 34 सालों से कराची में हो रहा है, तो कामयाब क्यों नहीं हो गया? तो आज अगर हमने नौजवानों को आकर समझाया है, हमने कम्युनिटी को आपस में आकर जोड़ा है, हमने जोड़ने की सियासत की है और इस सियासत को लोगों ने अप्रिशिएट किया है। हम एक रियल फोर्स हैं इस कराची में, हैदराबाद में, सिंध के अर्बन सेंटर्स में, और इस फोर्स को अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, और ना चीज़ों को जो है वो समझा जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। और जो मुल्क चलाने वाले जो लोग हैं, अच्छा, जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो और तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं, वो जो इस वक्त जिस ट्रेंड पे जा चुकी हैं कि एक उनको चोर कह रहे हैं, दूसरा उनको सेलेक्टेड कह रहे हैं, इसकी वजह से तमाम इस तरह की फोर्सेस को मौका मिला हुआ है कि वो जो चाहे करें और उसका नुकसान लोगों को। अच्छा, आपने खला की बात की, अब सिंध हुकूमत तो ये कहती है जी धांधली हुई, तो फिर सिंध में उनकी गवर्नमेंट भी आ जाती है और पहले ही से ज़्यादा उनको सीटें मिल जाती हैं। ये जो खला की आपने बात की, क्या ये खला पुर हो सकता है लोकल गवर्नमेंट के तहत, और क्या सिंध हुकूमत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएगी? आपको तो उस लोकल गवर्नमेंट कानून पे ये एतराज़ है। और ये जो महंगाई और बेरोज़गारी है, क्या लोकल गवर्नमेंट अगर हो बाइख्तियार और अच्छी आ जाए तो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है कोई लोकल गवर्नमेंट, या ये विफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमतें ये कर सकती हैं, ये महंगाई का कंट्रोल हो, बेरोज़गारी का खात्मा? देखिए, जहाँ तक आपने कहा, पहला सवाल है कि सिंध हुकूमत इंतखाबात जो है वो फेयर कराएगी। मुझे तो सिंध हुकूमत इंतखाबात करवाते हुए नज़र नहीं है, उनकी इंटेंशन नहीं है। और उनके वज़ीर आला ने इस पर जो है बहुत सारी बातें पहले कह दी कि सेंसस का जब तक रिजल्ट नहीं हो जाता तो वो जब तक नहीं होगा, और सेंसस का रिजल्ट अगर उनको करवाना था तो पहले से 2 सालों से उनको पता था कि डेट आने वाली, तो वो करते, इसलिए कि उनकी इंटेंशन नहीं है इंतखाबात कराने की। और पता है कि वो कराची में अब वो ना MQM भी नहीं होगी और ये भी नहीं होंगे। और उनको पता है कि कराची में जिस तरह से लोगों को शऊर आया है, लोग जिस तरह से जो है वो
अपनी बात कर रहे हैं और जिस तरफ उनकी अलाइनमेंट है, कराची अब अपने हुकूक लेकर रहेगा, मांगेगा, तो वो इस तरह इसलिए वो ये इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते। तो फेयर इलेक्शन तो दूर की बात है, वो इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते। दूसरी बात आपने जो जिस तरफ ये बात की है कि भाई आप ये कह रहे हैं कि भाई ये इनका इसमें धांधली की इन्होंने बात की है और ये खुद असेंबलियों में चले गए। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सब कुछ इनका एक ड्रामा है पीपल्स पार्टी का, कि वो एक तरफ से रेवोल्यूशनरी भी बन रहे हैं और दूसरी तरफ से वो हुक्मरानी में भी हैं, और इस हुक्मरानी की में वो पूरे मज़े लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट ख़त्म हो। उनको पता है कि शायद उनकी अगली गवर्नमेंट उनको यहाँ पर नहीं बनेगी, और वो यहाँ पर इसी तरह से इसी सिस्टम, इसी स्टेटस को के तहत वो आगे चलना चाहते हैं। इसीलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि मुल्क में ये जो इस वक्त जो पॉलिटिकल फ़ज़ा है, ये अगर मुझे इससे कोई उम्मीद होप नहीं है। इसलिए होप नहीं है कि फ़र्ज़ करें कि अगर ये सारे अपोजिशन वाले मिलकर जो इस हुकूमत को ख़त्म करने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो फिर क्या लोगों के, पाकिस्तान के लोगों के दिन अच्छे हो जाएंगे? नहीं, लोगों के दिन तो अच्छे नहीं होंगे। ये आके भी वही काम करेंगे, इसलिए कि उन्होंने तो कोई रिफॉर्म नहीं करना। सिर्फ शक्लें बदल जाने से तो लोगों के मसाइल हल नहीं होने वाले। और इस हुकूमत की पिछली कारकर्दगी, और अभी भी तो हुकूमत में है, तो ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पे कराची से लेकर कश्मीर तक में, जो अभी आगे और ज़्यादा पावर आ जाती है इनको, तो वो फिर क्या करेंगे? तो मुझे इसलिए कोई इस वक्त की फ़िज़ा से कोई मुझे उम्मीद नहीं नज़र आती लोगों के लिए। तो ये जो बेरोज़गारी है और गुर्बत है, महंगाई है, इसको अभी अपोजिशन इशू बना रही है। वो तो कह रहे हैं कि जी इस हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रही है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, इसलिए हम अब निकल रहे हैं। पहले मामला और था, अब और है। इसको किस तरह से हल किया जाए? देखिए, जहाँ तक प्राइसिंग की बात है, तो दो तरह की बात है। एक तो है पॉलिसी लेवल की बात, और एक है जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की बात। जहाँ तक पॉलिसी लेवल की बात है, तो यकीनन हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से फेडरल गवर्नमेंट की उसका सारा किरदार, सारा जो उसका जो रोल है, वो फिर फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, गवर्नेंस की बात है, तो वो तो सारा कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। अगर प्राइसेस जो है वो, अगर आप आज की गंदम की बात कर लें, तो भाई उसमें तो प्योरली सारा उसमें रोल 99% प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। मैंने आपको बताया कि उन्होंने गंदम की ख़रीदारी कम की है, और उन्होंने जो वो जिस वक्त कम कीमतों में गंदम मिल रही थी, उन्होंने जो उसको ख़रीदा नहीं है। अब जब उन्होंने गंदम जो भी उन्होंने ख़रीद रखा था, उसको जो है जब टाइम पर उनको सप्लाई करना था, उन्होंने मार्केट के डिमांड को ऊपर जाने दिया, सप्लाई को उन्होंने रोक कर रखा। अब वो उन्होंने कल कैबिनेट मीटिंग में ये अनाउंस किया उन्होंने कि भाई अब 16 तारीख से इसकी सप्लाई शुरू करेंगे। तो भाई गवर्नमेंट को तो पता होता है ना कि भाई क्या डिमांड है और क्या उसकी सप्लाई होनी चाहिए, और अगर डिमांड बढ़ती चली जा रही है और सप्लाई उन्होंने रोक रखी है, तो प्राइसेस डेफिनेटली ऊपर जाएंगी। तो ये तो सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ का काम है, तो फिर सिंध हुकूमत का काम है। और इस चंद हफ्तों में जो आटे की खरीद के जो जिनके पास भी आटा गंदम था, उन्होंने जो पैसे कमाए, वो तो हीरोइन के कारोबार में भी इतना पैसा नहीं कमा सकते जो उन्होंने इस काम में कमाया। तो ये तो सारा कुछ जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल था। आपने लोकल गवर्नमेंट की बात की, लोकल आप ये जब तक डिवॉल्व नहीं करेंगे, ग्रास रूट लेवल पे नहीं लाएंगे, उसामा भाई, दुनिया में कहीं पे भी तमाम चीज़ें प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रही। ग्रास रूट लेवल पे अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आप नहीं देंगे, जब तक ये प्राइस कंट्रोल आपका नहीं होगा, लोगों की जो एम्पावरमेंट है वो लोगों की गलियों में है, वो आपको देनी पड़ेगी, मुल्क ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और इस पर तो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आ चुकी है, अर्ज कर दिया गया कि आपने लोकल गवर्नमेंट लानी है और उसको एम्पावर करना है। लेकिन कोई भी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, विफाकी हुकूमत इस तरफ उस तरह से तवज्जो नहीं दे रही, और फिर इस तरह के मसाइल सामने आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पार्टी, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।